नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की नेवल वेरिएंट को लेकर है। एक दो दिन पहले मैंने तेजस की नेवल वेरिएंट को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि एक्चुअली किस वजह से तेजस की नेवल वेरिएंट को इंडियन नेवी ने अपने सर्विस में शामिल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसको लेके अभी काफ़ी सारे फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जा रहा है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, और इस अपडेट के साथ लिंक करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्ट वहाँ पे मिल जाएंगे जो कि शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा। अभी की बात करें तो अभी डीआरडीओ की तरफ से तेजस की नेवल वेरिएंट के लिए एक नई हेड अप डिस्प्ले को और बोर साइट इक्विपमेंट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। अब आप सोचोगे कि अभी तक तो तेजस की जो नेवल वेरिएंट है उसकी 3 ही प्रोटोटाइप बनाए गए थे और आगे चल के इसके और प्रोटोटाइप को बनाने का कोई इरादा नहीं है। अभी बस इनको ट्विन इंजन डिग वेस्ट फाइटर के लिए जरूरी फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। तो क्या जो एग्जिस्टिंग तेजस नेवल प्रोटोटाइप्स थे इनमें हेड अप डिस्प्ले मौजूद नहीं था? तो बात ऐसी है कि तेजस की जो एग्जिस्टिंग नेवल प्रोटोटाइप्स थे ये तेजस MK1 स्टैंडर्ड के थे। बाद में इसके एक MK2 वेरिएंट को बेस करके भी प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन उसको ड्रॉप कर दिया गया था। अब जैसे कि तेजस MK1 को बेस करके बनाए गए थे, तो इसमें भी तेजस MK1 में इस्तेमाल होने वाली हड का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से तेजस की नेवल वेरिएंट के लिए एक नई हेड अप डिस्प्ले सिस्टम को डेवलप किया गया था, जिसको MK1NP का नाम दिया गया था। इस हड को खास करके नेवल प्रोटोटाइप के लिए डिजाइन किया गया था ताकि ये बेहतर फील्ड ऑफ व्यू को प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड करने के लिए एयरक्राफ्ट का जो नोज एंगल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और ऐसे में पायलट को क्लियरली सभी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर का डेक भी विजिबल होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपरली ILS सिस्टम को अलाइन कर सके। अभी ये जो MK1NP हड सिस्टम है इनको तेजस की नेवल प्रोटोटाइप में इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है, और आगे चल के इसी को या इसकी फ्यूचर बेहतर वेरिएंट को ट्विन इंजन डिग वेस्ट फाइटर में भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो इनको भी पहले से ही टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, और इसी वजह से अभी इसको तेजस की नेवल प्रोटोटाइप्स में इंटीग्रेट करके कैरियर से टेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। अगला अपडेट तापस यूएवी की तरफ से है। रिसेंटली इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन AD और HAL की एक विजिट पर गए हुए थे, और उनकी इस विजिट के दौरान कुछ इमेज पब्लिक किए गए थे, और इन इमेजेस में तापस यूएवी को HAL की प्रोडक्शन फैसिलिटी में देखा गया था, जिसके बाद ये डाउट किया जा रहा है कि अभी भी तापस यूएवी को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। बीच में जब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तापस यूएवी को अपनी सर्विस में शामिल करने से मना किया गया था, तो उसके बाद इस प्रोग्राम को बंद करने का फैसला किया गया था और इसके लिए फंडिंग को लगभग रोक दिया गया था। लेकिन नेवी की तरफ से इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए इसे 20 ड्रोन को अपने सर्विस में शामिल करने का वादा किया गया था, और अभी शायद नेवी के लिए ही तापस यूएवी की कुछ और यूनिट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। वैसे नेवी में भी इनको इंडक्ट करने से पहले नेवी की तरफ से भी इसको टेस्ट किया जाएगा, और नेवी की तरफ से दिए गए कुछ स्पेसिफिक सजेशन के हिसाब से भी अब इनको मॉडिफाई करने की बात सामने आई थी। पर ये क्लियर नहीं है कि ये जो नई यूनिट्स को अभी प्रोडक्शन लाइन में देखा जा रहा है इनमें आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से भी कहे गए चेंजेस को किया जा रहा है फिर नहीं किया जा रहा है। खास करके आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से इसकी वेट को कम करने के लिए कहा गया था ताकि ये 30,000 फीट की ऊंचाई में ऑपरेट कर सके, लेकिन अभी तक इसकी वेट रिडक्शन को लेके कोई भी डाटा सामने नहीं आया है। अगला अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज की इंजन को लेके। ये वो इंजन होने वाली है जो कि इनिशियली इंडियन एयरफोर्स की सभी फ्यूचर फाइटर जेट का प्राइमरी इंजन होने वाला है, और जब तक भारत का अपना एरो इंजन नहीं बनता है तब तक भारत जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS6 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल करने वाला है। इस इंजन को खरीदने से पहले इसको लोकली भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच बातचीत करना शुरू किया गया था, और अभी इस इंजन की लगभग 80% टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक राजी भी हो चुका था। लेकिन अभी इसको लेके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी सामने आ रहे हैं। वैसे शुरू से ये बात पता था कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कभी भी कोई भी डील बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशन के बगैर नहीं किया जाएगा। फिलहाल भले ये इंजन अभी भारत में बनाए जाने वाले हैं और
कम से कम ऐसे 400 के आसपास इंजन अभी भारत खरीदने वाला है, जिनको भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। पर इन इंजन के ऊपर जो डायरेक्ट कंट्रोल रहने वाली है वो जनरल इलेक्ट्रिक के पास ही रहने वाली है। यानी कि भले इन इंजन की पार्शियल टीओटी एचएएल को मिलने वाला है, साथ ही इनको लोकली मैन्युफैक्चर करने का मौका मिलने वाला है, पर इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जनरल इलेक्ट्रिक के पास ही रहने वाली है। और भारत चाहकर भी इन इंजन को किसी को भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, और इसके लिए भारत को यूनाइटेड स्टेट से क्लियरेंस लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी कि आगे चल के अगर हम हमारी कोई भी एयरक्राफ्ट को किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट से क्लियरेंस लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि एक तरीके से भारत के लिए अच्छी बात नहीं होने वाली। क्योंकि अगर हम किसी देश को इसको एक्सपोर्ट करने के लिए चाहेंगे और यूनाइटेड स्टेट अपने इंजन को हमारे एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए मना कर देगा, तब हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे और इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए हमें कोई दूसरी इंजन की तलाश करनी पड़ेगी, जो कि इतनी आसानी से संभव नहीं होने वाला है। और बेहतर यही होगा कि आगे चल के जो एरो इंजन को भारत बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक की ऑफर को अवॉइड करे, क्योंकि रोल्स रॉयस और सफरान दोनों की तरफ से इसमें भारत को कंप्लीट टीओटी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को देने का वादा किया गया, और साथ ही बिना कोई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के साथ भी वो दोनों ही भारत के साथ अपने इंजन को डेवलप करने का ऑफर दे रहे हैं। जबकि अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये तो बताया जा रहा था कि वो अपनी जनरल इलेक्ट्रिक की 4 सीरीज की एनहेंस्ड वेरिएंट को भारत को ऑफर करेंगे, लेकिन इसमें टीओटी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था, जो कि आगे चल के खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि ऐसा होने पर हमारी पूरी एयरफोर्स यूनाइटेड स्टेट की कंडीशन पर लटक जाएगी, क्योंकि तेजस से लेके हमारे एमका तक जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे सभी यूनाइटेड स्टेट की सेम इंजन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और अगर हमारा रिलेशन यूनाइटेड स्टेट के साथ किसी कारण की वजह से खराब होने लगता है तो हमारी पूरी एयरफोर्स के लिए बात खतरनाक साबित होने वाली, और एक तरीके से हमारे सारे के सारे एयरक्राफ्ट वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के कंट्रोल में आ जाएंगे और हम यूनाइटेड स्टेट के बिना परमिशन के इनको किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगला अपडेट रुद्रम 1 मिसाइल की तरफ से है, जो कि भारत का पहला इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इससे पहले हम रशियन ऑरिजिन KS-31 जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल करते थे, और अभी इनको रुद्रम सीरीज की मिसाइल से रिप्लेस करने का फैसला किया गया है। रिसेंटली रुद्रम 2 और रुद्रम 3 के भी कुछ टेस्ट को किया गया था, जिसके बाद अभी ये पता चला है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी रुद्रम 2 और रुद्रम 3 को इंडक्ट करने से पहले रुद्रम 1 को बड़ी मात्रा में अपनी सर्विस में इंडक्ट करने का फैसला किया गया। हालांकि पहले से रुद्रम 1 को लिमिटेड नंबर में 2022 में अपनी सर्विस में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडक्ट किया गया था, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब 200 मिसाइल को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाने वाला है। रुद्रम सीरीज के जितने भी मिसाइल हैं ये सभी एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग हैं। खास करके रुद्रम 1 की बात करें तो इसे एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर डेवलप किया गया था, जिसे दुश्मन की रडार्स को और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें डुअल सीकर का इस्तेमाल होता है, जो कि इसको बहुत एक्टिव रडार्स और पैसिव रडार सोर्सेस को टारगेट करने की कैपेबिलिटी देता है। अब होता ये कि जब हम दुश्मन की कोई रडार स्टेशन के ऊपर या रडार के ऊपर एंटी रेडिएशन मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो वो मिसाइल से बचने के लिए अपनी रडार को कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं, और ऐसा करने पर जो पुराने एंटी रेडिएशन मिसाइल होते थे वो टारगेट को मिस कर जाते थे और रडार के ऊपर लॉक खो देते थे। लेकिन रुद्रम 1 को ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाया गया, और अगर दुश्मन ऐसा करता भी है तब भी ये दुश्मन की रडार्स को टारगेट कर सकते हैं। खास करके अगर दुश्मन की रडार्स बड़े साइज के होंगे तो ये आराम से उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि एक बार ये दुश्मन की सिग्नल को पकड़ने के बाद ये सेम लोकेशन को याद रखता है और वहीं पर जाके स्ट्राइक करता है, जिस वजह से भले ही दुश्मन अपनी रडार को बंद कर देगा, लेकिन अगर वो इसको रीलोकेट नहीं करते तो रुद्रम 1 से बच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।